हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसका चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 से 1990 करवाने जा रहा हूँ स्टार्ट। तो ये इसका फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम पहले सिर्फ बात करेंगे आज एग्रीकल्चर की। इंडस्ट्री और ट्रेड में अगली वीडियोस में कराऊंगा। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए और सिलेबस को पूरा कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में क्या आ रहा है? लैंड रिफॉर्म्स, जिसको कि हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। बच्चे, लैंड रिफॉर्म्स एम्ड एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंक्लूडेड द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। लैंड रिफॉर्म का जो एम था वो इनइक्वालिटी, असमानता को दूर करना था इंडियन एग्रीकल्चर में, जिसके लिए सरकार ने ये नीचे वाले जो पॉइंट्स है वो स्टेप्स लिए हैं। पहला है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। यहाँ एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब है बिचौलियों को ख़त्म करना। और सबसे बड़े बिचौलिए उस वक्त क्या थे? आज़ादी के समय ज़मींदार वर अबॉलिश्ड। ठीक है, ज़मींदार मतलब उनको मार नहीं दिया, उनको क्या किया? ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया। ऑनरशिप्स राइट वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड द सॉइल। ऑनरशिप राइट्स उनको दिए गए जो एक्चुअल में मिट्टी को, सॉइल मतलब धरती पे वो खेती करते थे। ठीक है, एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू अचीव 2 ऑब्जेक्टिव। इसमें वो सरकार 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती थी। पहला, स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टिवेटर्स बाय द जमींदार्स, और दूसरा, गिव इंसेंटिव्स टू द कल्टिवेटर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड ऑन एज इट्स ऑनर। पहला तो वो उनका कल्टिवेटर जो एक्चुअल में ज़मीन पे खेती बाड़ी करते थे उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकना चाहते थे ज़मींदारों के हाथों, और दूसरा वो इंसेंटिव देना चाहते थे, मुआवजा देना चाहते थे कल्टिवेटर्स को, ताकि वो अपनी लैंड पे जहाँ के वो ऑनर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मेंट दैट सम 200 लाख टेनेंट्स गॉट ऑनरशिप। तो इससे एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, बिचौलिए ख़त्म करने से, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करने से कम से कम 200 लाख टेनेंट्स थे जो उनको ऑनरशिप राइट मिल गए जिस जगह पे वो खेती करते थे। ठीक है, एंड राइट्स वर गिवन टू देम, दे केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। अब वो सरकार के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के लिए। उसके बाद सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग विद द व्यू to promoting equity in the distribution of land, ceiling were imposed on holding size. सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम लिमिट बांध दी लैंड होल्डिंग की। किसी भी एक व्यक्ति या एक परिवार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए उसको, ताकि समानता आए सब में, सबके पास लैंड हो। ठीक है, इट इम्प्लाइज फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज कल्टिवेबल लैंड। कल्टिवेबल लैंड का सब मैक्सिमम साइज एक व्यक्ति या एक परिवार के पास होना चाहिए। लैंड सीलिंग एम्स एट रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप इन ए फ्योर हैंड। और साथ में ये भी ऑब्जेक्टिव था कि लैंड ऑनरशिप कुछ हाथों तक ही सीमित न रहे। सरप्लस लैंड थी, फिर वो क्या किया, एक लिमिट के बाद जो सरप्लस लैंड थी वाज रिज्यूम्ड बाय गवर्नमेंट, वो सरकार ने ले ली और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग स्मॉल होल्डर्स और लैंडलेस लेबरर्स। और स्मॉल होल्डर्स को, छोटे छोटे जो किसानों के पास आगे बहुत थोड़ी थी, या लैंडलेस भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को जो खेती करते थे उनको दे दी। Consolidation of holdings with the view of reduce fragmentation, consolidation of holding was accorded a high priority. Fragmented का मतलब होता है टुकड़ों में बिखरा हुआ, एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो उससे क्या हो रहा था, खेती बाड़ी करने में दिक्कत आ रही थी, उसको दूर करने के लिए उसको हाई प्रायोरिटी पे लिया गया। सो कंसोलिडेशन एक वो प्रैक्टिस थी टू अलॉट द लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस। जिनकी स्कैटर्ड जगह पे लैंड थी उनको एक ही जगह पे लैंड दी गई, ताकि इट सेव्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ताकि कल्टीवेशन की कॉस्ट को कम किया जा सके। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेंट to put an end to the excessive and illegal extortion from the cultivators. Rents were regulated. Generally, these were not exceed 1/3 of the value of the crop. To put an end to the excessive and illegal extortion, ताकि वो जो ज़मींदार थे वो कल्टीवेटर से एक्सेसिव या उनको ज़्यादा रेंट ना, उससे इलीगल तरीके से ना वसूल करें, इसलिए रेंट को रेगुलेट किया गया। और अब वो किसी भी हालत में 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Cooperative farming. So, cooperative farming was promoted to enhance bargaining power of the small holders. Collectively, अब farmers could buy inputs. अब वो inputs जैसे कि seeds,
फार्म इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सारा कुछ लोअर प्राइस पे खरीद सकते थे और बेच सकते थे अपने प्रोड्यूस को हायर प्राइस पे। आगे बचे क्या है कि पार्शियल इंप्लीमेंटेशन हुआ लैंड रिफॉर्म्स का। डिस्पाइट द नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर ओनली पार्शली इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री, पार्शली ही इंप्लीमेंट हुए कंट्री में। दीज वर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला। ठीक है, इफेक्टिवली कहाँ लगाइए, वेस्ट बंगाल और केरला में। इन मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लैंड रिफॉर्म्स वर ओनली प्रोपोगेटेड एंड नॉट इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड। ठीक है, उसका प्रचार ज़्यादा हुआ लेकिन बाकी जगह पे प्रचार ज़्यादा हुआ लेकिन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुए। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द टू रीजन, दो रीजन्स की वजह से। पहला कि जमींदार इन मोस्ट ऑफ द केसेज मैनेज टू इविक्ट द टेनेंट, उन्होंने मैनेज कर लिया, वो टेनेंट्स को वहाँ से निकाल दिया, टू शो देमसेल्व्स एज कल्टिवेटर्स, ताकि वो अपने आप को ये दिखा सके कि वो कल्टिवेटर्स हैं और लेजिटिमेट ऑनर उस जगह के, उस सॉइल के वही हैं। द लैंडलॉर्ड्स चैलेंज्ड द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन कोर्ट, और उन्होंने इस लॉ को क्या किया, चैलेंज किया, कोर्ट में केस कर दिए ताकि उनकी ज़मीन उनके हाथ से ना जा सके। विच प्रोवाइडेड देम द लैंडलॉर्ड्स इनफ टाइम टू इवेड द सीलिंग एक्ट, और उनको टाइम मिल गया उस एक्ट को अवॉइड करने का, और दे मैनेज टू रजिस्टर देयर सरप्लस लैंड, और अपनी जो सरप्लस लैंड थी वो अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे शिफ्ट कर दी। ठीक है जी। और उसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या हैं बेटा, अब टेक्निकल रिफॉर्म्स में आ रहे हैं HYV टेक्नोलॉजी, हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वाज टैकल्ड बाय द वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स। These reforms evolved around HYV seeds, use of HYV seeds along with the chemical fertilizers, insecticides, pesticides led to the substantial rise in the level of agriculture output। और उसके बाद क्या, द राइज इन द आउटपुट वॉज सो सिग्निफिकेंट दैट इसको हमने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ ग्रीन का क्या मतलब है, क्रॉप्स, और रेवोल्यूशन का मतलब क्या, स्पर्ट, मतलब राइज। ठीक है, इसका मतलब क्या आया, राइज। सो मीन्स इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशली इन फूड ग्रेन। तो ये हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स में आया, HYV टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ लग गया ना। चलिए चलो बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं हम एलिमेंट्स क्या थे HYV टेक्नोलॉजी के। तो उसका सबसे पहले यूज ऑफ HYV, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं, इसका क्या मतलब बनता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है बच्चे, चलो HYV सीड्स गेंड पॉपुलैरिटी फॉर व्हीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार, कॉटन इन पर्टिकुलर, विच लेड टू राइज इन एग्रीकल्चर आउटपुट, इससे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ी। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, HYV सीड्स को ज़रूरत है फर्टिलाइजर्स की, एज ए यूज ऑफ HYV इंक्रीज्ड, सो डिड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी डिमांड बढ़ी, उसकी भी ज़रूरत बढ़ी। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन along with fertilizers, the use of HYV seeds also require the use of pesticides to protect the crops against pests and disease। पेस्ट से, कीड़ों से और बीमारियों से बचाने के लिए उन पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स किए गए, उसकी ज़रूरत महसूस हुई और उसको यूज़ किया गया। एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, HYV seeds needs to be deeply irrigated to cope with the need। Several major minor irrigation projects were launched across different parts of the country। ठीक है बच्चे, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, टू डिस्टिंक्ट फेजेस कौन से आए ग्रीन रेवोल्यूशन के। पहला फेज बच्चों आया फेज 1 मिड 60 से मिड 70, और दूसरा फेज आया मिड 70 से मिड 80। तो अब हम पहले बात करते हैं फेज नंबर 1 की। तो फेज नंबर 1 में 2 क्रॉप्स को मेजरली कवर किया गया, व्हीट एंड राइस में, और स्टेट्स कौन थी वो, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसका फायदा ओनली दोज फार्मर्स हु हैड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज द इनपुट्स वर एबल टू रीप द बेनिफिट। सिर्फ बेनिफिट वही उठा पाए इस HYV टेक्नोलॉजी का जिनके पास रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उस टेक्नोलॉजी के इनपुट्स खरीदने के। ठीक है बच्चे, और दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है, दूसरा जो फेज आया था वो 1970 मिड 70s और मिड 80s, उसमें आया था क्रॉप्स, लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स कवर की गई थी और स्टेट्स कवरिंग मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। और इसमें ड्यूरिंग सेकंड फेज क्या हुआ, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स टू द स्मॉल फार्मर्स एट ए वेरी लो इंटरेस्ट रेट, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सरकार ने उनको लोन प्रोवाइड कराया, एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, मेकिंग द मॉडर्न इनपुट्स एक्सेसिबल टू द
स्मॉल फार्मर्स, ताकि वो स्मॉल फार्मर्स भी उसका बेनिफिट ले सकें। एज ए रिजल्ट द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एक्रूड टू द स्मॉल फार्मर्स एज वेल, और स्मॉल फार्मर्स को भी उसका फायदा दिया गया। उसके बाद गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। Spurt in productivity has led to a structural shift in Indian agriculture. Increase in crop productivity, structural shift लेके आए इंडियन एग्रीकल्चर में, बहुत ज़्यादा बदलाव आया। मतलब this has marked the end of the long period stagnation in इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब जो ठहराव आया हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर में, उसमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया, पूरी तरीके से हमारी एग्रीकल्चर का ढांचा ही बदल गया। सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज, मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन, उसमें भी इंक्रीज आया। बिकॉज HYV टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज एलिमिनेटेड द नीड ऑफ फैलोइंग, उसने फैलोइंग की नीड को बदल दिया। अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल, और डबल क्रॉपिंग पॉसिबल हो पाई। दिस हैज लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन। ठीक है बच्चे, और इससे क्या हुआ, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो बढ़ गया। तीसरा, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंट फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, सब्सटेंशियल राइज इन आउटपुट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। दिस हैज प्रॉम्प्टेड द फार्मर्स टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंट फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। दिस इज ए साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये साइन किसका था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसके फोर्थ पॉइंट की, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यूड एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, इट इज कंसिडर्ड एज कमर्शियल वेंचर एज वेल। अब वो सिर्फ फार्मर्स का नज़रिया भी बदला, अब वो सिर्फ उसको जीवन जीने का जरिया नहीं मान रहे थे कि सिर्फ उतनी ही फसल उगाई जाए जितनी उनकी ज़रूरत पूरी करेगी, रादर अब वो इसको कमर्शियल वेंचर मान रहे थे, मतलब कि अब इससे वो प्रॉफिट कमाने का भी सोच रहे थे। अब उनको ये समझ आ गया था कि खेती बाड़ी करके प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। बफर का मतलब होता है मिनिमम स्टॉक, बफर मतलब मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक अब हम मेंटेन करने लगे। जैसे ही क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, इससे हमारा सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बढ़ा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी, अकॉर्डिंगली लेड टू फॉल इन मार्केट प्राइस, नेचुरली उससे मार्केट प्राइस कम हुआ। और नाउ इवन पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन अफोर्ड टू फुलफिल देयर नीड्स। अब सबकी रीच में वेजिटेबल्स और गेहूं और चावल आने लगा, तब वो सब अब वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए इन सारे अनाजों को खरीदने लगे। अब बच्चे आगे है लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला क्या है, पहला है लिमिटेड क्रॉप्स। इसमें सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पर ही इस पर ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किया गया। रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट वाज कन्फाइंड मेनली टू प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन पर तक ही रहा। देयर हैज़ बीन नो सिमिलर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दालों पे या कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, टी पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करेंगे अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड में क्या आया, स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन्स। सारे रीजन्स पे ये एक जैसा नहीं था। इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इट हैड मेड ए रिमार्केबल इम्पैक्ट। इन स्टेट्स में तो अच्छा इम्पैक्ट आया, बट ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इट्स इम्पैक्ट वाज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट, और इन स्टेट्स को इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया। तीसरा है लिमिटेशन, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन eluded these farmers. HYV technology required expensive inputs which were beyond the reach of the marginal farmers. और फोर्थ क्या बेटे, इकोनॉमिक डिवाइड। डिस्पाइट एड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सब्सिडाइज्ड इनपुट्स, HYV टेक्नोलॉजी रिमेन्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ मोस्ट मार्जिनल होल्डर्स। HYV टेक्नोलॉजी महंगी टेक्नोलॉजी थी, जो मार्जिनल होल्डर्स मतलब जो ऑलमोस्ट गरीबी रेखा पे थे किसान, वो उसको नहीं अफोर्ड कर पाए। कॉन्सिक्वेंटली द गैप, गल्फ मतलब गैप, गल्फ का मतलब होता है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर टेंडेड टू स्वेल मतलब बढ़ता गया ओवर टाइम। ठीक है, इंक्रीज होता गया ये गैप।
ठीक है बच्चों। अब हम एक टॉपिक लास्ट आ गया हमारा एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ का। ये वर्च्यू है या वाइस? वर्च्यू मतलब वरदान है, वाइस मतलब अभिशाप है। तो हम पहले बात करेंगे कि ये वाइस क्यों है, अभिशाप क्यों माना जाता है कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसिस, ये गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे, गवर्नमेंट पे को बहुत खर्चा हो जाता है, उसका बर्डन बढ़ जाता है। मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट, इसके बेनिफिट मिस अप्रोप्रिएटेड है, वो किसान या वो बड़े किसान भी फ़ायदा ले जाते हैं जिनको कि इनकी ज़रूरत नहीं होती। वेस्टफुल कंजम्पशन, बच्चों नेचुरली जो चीज़ हमें सब्सिडाइज मिलती है, ठीक है, सस्ती मिल रही है, हम उसकी कदर कम करते हैं तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर ज़रूरत से ज़्यादा। और एग्रीकल्चर सब्सिडी वर्च्यू कैसे है? क्योंकि पुअर फार्मर्स आर लार्ज नंबर, हमारे देश में अभी भी गरीब किसान बहुत ज़्यादा हैं, डोंट हैव सफिशिएंट मीन्स टू परचेज रिक्वायर्ड इनपुट्स, और उनके पास पैसे नहीं है ये सारे इनपुट्स खरीदने के, इसलिए उनको सब्सिडी देना ज़रूरी है। और यदि सब्सिडीज एलिमिनेट कर दी, द इनइक्वालिटी, जो गैप है रिच और पुअर फार्मर्स का, वो और बढ़ जाएगा, इसलिए सब्सिडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और इसको कंक्लूड करते हुए, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन केस ऑफ आवर कंट्री, इंडिया में सब्सिडीज शैल कंटिन्यू एज एग्रीकल्चर एक रिस्की वेंचर है। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।